दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापी गानी पैशन पर फैशन श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हम हाजिर हैं दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ। इस कार्यक्रम के साथ आप भी हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही खास हैं हमारे साथ। वो उदयपुर झीलों की नगरी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगी। हम आपको बता देते हैं, उनके परिचय दे देते हैं। वो हैं हमारे साथ आज डॉक्टर शकुंतला सरुपरिया। जैसा कि हमने कहा, झीलों की नगरी उदयपुर से हैं वो, और राष्ट्रीय कवित्री हैं। वो गीतकार हैं, हिंदी और राजस्थानी भाषा दोनों की हैं। इसके साथ ही देश की विभिन्न संगीत की कंपनियों से उनके 16 ऑडियो कैसेट हिंदी और राजस्थानी भाषा में रिलीज हो चुके हैं। इसके साथ ही वो पिछले 14 वर्षों से संपादक और प्रकाशक हैं। वो तनिमा मासिक साहित्यिक और सांस्कृतिक और वैचारिक पत्रिकाएं की, साथ ही में वरिष्ठ मंच संचालक भी हैं वो। और राजस्थानी एवं हिंदी अकादमी से हिबड़ारो हेलो और कहानियों सी बेटियां पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात, नारी केंद्रित विषयों पर 50 कविता कॉलाज की प्रदर्शनी इनकी लग चुकी है, और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया जा चुका है। दूरदर्शन, आकाशवाणी केंद्र से इनकी कविताएं, गीत इनके प्रसारित होते रहते हैं। तो ऐसी महान हस्ती आज हमारे साथ है, खास मेहमान हमारे साथ है। आप भी हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा, फिर हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू मकसूद जी। और उनके बारे में भी जानेंगे, और साथ में उनसे कुछ कविताएं सुनेंगे, उनके मधुर स्वर में उनसे गीत भी सुनेंगे। क्योंकि दोनों ही तरह की कविताएं वो हिंदी और राजस्थानी भाषा में वो करती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, कहते हैं ना कि कविताएं हमारे दिल की भावनाओं से जुड़ी होती हैं। थैंक यू अनीता मैम। और हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं ये कविताएं। और ये कविताएं होती हैं, जब हम किसी की कविताओं को सुनते हैं तो ऐसा लगता है ये कवि, चाहे कवित्री हो या कवि हो, वो हमारे दिल की बात करते हैं। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आज हमें कार्यक्रम भी हमारा यही है, दिल की बात डॉक्टर रेणु के साथ। और जब दिल की बात हमें करनी है तो यहाँ आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, फिर हम भी आज के जो हमारे खास मेहमान है उनको अपने साथ जोड़ेंगे। जी हाँ, डॉक्टर शकुंतला सरुपरिया जी को बहुत सारे उनसे दिल की बातें करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके से वो कविता की दुनिया में आई। राजस्थानी भाषा, हिंदी भाषा में उन्होंने कविताएं लिखना कब से शुरू किया। दूसरा, वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि विगत 14 वर्षों से वो तनीमा मासिक जो साहित्यिक और सांस्कृतिक पत्रिका है उसका वो संपादक भी हैं और प्रकाशन कर रही हैं, उसके बारे में उनसे बात करेंगे, उनको जानेगा। उनकी जो पूरी जीवन यात्रा है उसके बारे में उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आप हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा, फिर हम जोड़ते हैं हमारे खास मेहमान शकुंतला जी को, और उनसे करते हैं ढेर सारी बातें। और सबसे पहले हम आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहेंगे, थैंक यू कहना चाहेंगे कि आप सभी हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं और अपने कमेंट्स हमें भेजते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि पता लगता है कि हम हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं, ये हमें पता लगता है। थैंक यू सतीश सर। और साथ ही में आपका प्यार ऐसे ही हमें मिलता रहेगा तो हम एक से बढ़कर एक जो खास मेहमान है उनको लेकर के आते रहेंगे इस मंच पर और आपसे रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे आज शकुंतला जी से, कविताओं की बात करेंगे, कविताओं की दुनिया में आपको लेकर के चलेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि कवि जब हमारे दिल की बात को लेकर के शब्दों में पिरो करके कविता के रूप में हमारे सामने रखता है, तो वास्तव में जब दिल की बात निकलती है और दिल पर जाकर के पहुंच जाती है, तो हमें ये लगता है कि वो कवि या कवित्री हमसे जुड़ी हुई हैं। थैंक यू शेफाली, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा और करेंगे फिर दिल की बातें, कविताओं की बातें करेंगे। और कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसी बातें होती है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको कि हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कवि की एक पैनी दृष्टि होती है कि जो उन मुद्दों पर भी इस तरीके से देखते हैं उनको कि एक अलग ही नजरिए के तौर पर हमारे सामने वो प्रस्तुत कर देते हैं। तभी तो कहा भी जाता है ना कि कवि के लिए कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ऐसी ही कवित्री हमारे साथ है जो हम जिनके साथ हम बैठ करके बहुत सारे दिल की बातें करेंगे, जानेंगे उनके बारे में और किस तरीके से उनका सफर यहाँ पर रहा। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा।
हाँ बिल्कुल शेफाली, दिल से दिल की बातें कविता के अंदाज में, बिल्कुल कविता के अंदाज में दिल की बातें करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कविता के अंदाज में दिल की बातें की जाती हैं तब वो बहुत ही ज्यादा दिल पर असर कर जाती हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि मेरे दिल के भाव अनियंत्रित होकर के एक बदसूरत बाढ़ का रूप धारण करने वाले थे। थैंक यू सुरेंद्र गोयल सर। मेरे दिल की भावनाएं अनियंत्रित होकर के बदसूरत बाढ़ का रूप धारण करने वाली थी, लेकिन शब्दों ने उन्हें बांध करके एक खूबसूरत कविता का रूप दे दिया। तो वास्तव में कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के अंदर एक कवि होता है। आवश्यकता होती है उस कवि को पहचानने की। सिर्फ अगर हम उसको पहचान लें तो आप देखिएगा हम भी, हमारे अंदर भी विचार आते हैं, हमारे अंदर भी भावनाएं आती हैं। बस आवश्यकता होती है उन विचारों को, उन भावनाओं को शब्दों में पिरो करके प्रस्तुत करने की। क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति की भावनाएं होती हैं, दिल से जुड़ा रहता है। तो उन भावनाओं को जब हम शब्दों में, खूबसूरत शब्दों में पिरो करके जब प्रस्तुत करते हैं तो वो ये खूबसूरत कविता बन जाती है। और ऐसी कवित्री उदयपुर झीलों की नगरी से आज हमारे साथ है, जिनको कि बस हम कुछ ही पलों में अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे करेंगे खूबसूरत दिल की बातें। जैसा कि शेफाली ने कहा, दिल से दिल की बातें कविता के अंदाज में। और जब कविता के अंदाज में जब बात की जाती है तो उस बात का मजा ही अलग हो जाता है। बिल्कुल, बस थोड़ी कुछ ही पलों में हम उनको जोड़ने वाले हैं अपने साथ। वो हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे जानेंगे, क्योंकि जहाँ वो गीतकार हैं, कवित्री हैं, वहीं पर वो संपादक भी हैं, तो वो प्रकाशक भी हैं। और उनकी सबसे बड़ी बात, नारी को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि उन्होंने जिस तरीके से नारी को लेकर के जो बात की है, नारी को लेकर के लिखा है, तो उस बारे में भी हम उनसे आज यहाँ पर बात करेंगे। बस कुछ ही पलों में हम उनको अपने साथ यहाँ पर जोड़ते हैं और उसके साथ ही हम आज का ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, दिल की बातें कष्ट रहनों के साथ। बस कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगी शकुंतला सरूपुरिया जी। बिल्कुल एक। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, कैसी हैं सबसे आप? पहले तो बस मैं अच्छी हूँ। हम आपका दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैम, हम जानते हैं कि आपकी तबीयत सही नहीं है, उसके बावजूद भी आपने हमारा यहाँ पर आना निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं और काफी लाइव आपके प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, उसके बाद भी आपने समय हमारे लिए निकाला। आपको आवाज आ रही है ना मैम मेरी? जी, आपकी हाँ। तुम्हारा आमंत्रण जो है मैं स्वीकार कर नहीं सकती थी और अरे मैम, मुझे इसीलिए जो है हाँ बिल्कुल। हम आप आने से पहले हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे कि आप एक राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं, साथ में आप गीतकार हैं, आप संपादक हैं। आप तानीमा जो मासिक पत्रिका है वो विगत 14 वर्षों से आप उसको उसके प्रकाशक और संपादक आप हैं। साथ ही में हम बात करें तो आपके जो कई वीडियो कैसेट्स आपके रिलीज हो चुके हैं राजस्थानी और हिंदी दोनों भाषाओं में। सबसे बड़ी बात ये जी है। जी और नारी को लेकर के आपने बहुत ज्यादा लिखा भी है और बिल्कुल उसको कहते हैं ना कि एक दिल से दिल का कनेक्शन आपका उसमें बना है। और हम शकुंतला जो कवित्री हैं, गीतकार हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे शकुंतला सरूपरिया जी के बारे में, आपके जी जन्म के बारे में, आपकी जो शकुंतला सरूपरिया जी की जीवन यात्रा गीतकार और कवित्री शकुंतला सरूपरिया तक जो रही है उसके बीच की हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम में आपने मुझे आमंत्रित किया इसके लिए हाँ आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे ये यकीन है कि पूरी मुलाकात में हमारी जो बातचीत की यात्रा रहेगी वो यकीनन मेरे लिए
भविष्य के लिए सुखकारी रखे रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरा जो लालन-पालन हुआ है वो जयपुर शहर हम्म राजस्थान में और हम्म वहीं मैं जन्मी और उसके बाद हम्म मैंने एमए सोशियोलॉजी करके और पत्रकारिता में 1 वर्ष जो है डिप्लोमा भी हासिल किया। हम्म। पत्रकारिता का इसलिए कि घर में मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सुराना साहब, जो कि हम्म। हिंदुस्तान अखबार दिल्ली से प्रकाशित होता है, उसके मैम संपादक आपकी आवाज, रहे एक मिनट मैं व्यक्ति। आपको रोक रही हूँ। आपकी आवाज बहुत हुँ, धीरे आ रही है मैम। हेलो, अब आ रही है? हेलो। हेलो, अब आ नहीं, रही है? बहुत धीरे है। बहुत आप धीरे है। ईयरफोन निकाल के बात कीजिएगा, देखें। हेलो, हेलो। हेलो। नहीं। नहीं। माइक आपने मैम म्यूट कर दिया, उसको अनम्यूट कीजिएगा। माइक नीचे माइक है, आपने उसको म्यूट कर दिया है। माइक को आपने म्यूट किया हुआ, उसको अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ। ये टेक्निकल जो परेशानियाँ हैं वो एंड टाइम पे आती ही हैं। बिल्कुल मैम, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते जी। तो क्या मैं लगाऊँ वापस ईयरफ़ोन? नहीं, वैसे आवाज ईयरफ़ोन आ रही है। नहीं आ नहीं, रहा है। आ रही है मैम, आवाज आ रही ओके, तो मैंने जैसा कि बताया कि स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सुराना साहब जो मेरे पिता थे, तो है जी। हिंदुस्तान दैनिक के वो ब्यूरो चीफ थे, तो पत्रकारिता का घर में माहौल था। लिखने पढ़ने का माहौल था, किताबें थी, बहुत सारे अखबार थे और जो भी माहौल था वो बिल्कुल लिखने पढ़ने वाला ही था। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे जैसे मैं वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता इनमें तो भाग लेती थी। उसके बाद हम्म। आपको याद होगा कि आकाशवाणी में युवाणी चलता था, उसका हाँ उस बिल्कुल। समय था। हाँ तो मैं हाँ जयपुर आकाशवाणी से जुड़ी उसके बाद और जी। फिर मैंने पत्रकारिता का क्योंकि मेरे पिता वहाँ मानद अध्यक्ष रहे थे राजस्थान में पहली बार पत्रकारिता का जो पाठ्यक्रम हम्म शुरू हुआ तो मैंने हम्म भी उसको एक ललक के तहत उसको ज्वाइन किया और उसके हम्म बाद 86 में मेरी शादी हुई तो मैं उदयपुर शहर में आ गई तो हम्म घर में ऐसा कुछ भी यहाँ पे माहौल नहीं था ये लोग जैसे कॉन्ट्रैक्टरशिप का इनका काम था और मेरे यहाँ पूरा कल्चर का माहौल था और यहाँ बिल्कुल पत्थरबाजी का माहौल था लेकिन उसके जी जी। बीच भी फिर मेरी 2 बेटियां हो गई तो एक हम्म होता है ना कि आप फुर्सत में हो जाते हो फिर एक जिम्मेदारी जैसे बेटियां हो गई उसके हम्म बाद आप फ्री हो बच्चियां स्कूल हम्म। जाने लगी तो तभी गणेश जी दूध पी गए थे और मैंने पहली कविता राजस्थानी में लिखी क्या तो बात है। मैं कहीं एक्टिंग कर रही थी उससे पहले मैं मंच संचालन वगैरह किया करती थी तो कविता का शौक तो था लेकिन मैंने कभी कविता जीवन में लिखी नहीं थी तो उसके बाद जब मैंने राजस्थानी का वो गीत लिखा किसी ने मुझे बोला कि आप का स्टेज कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप कविता लिखें तो जब मैं उनको कविता दिखाने गई उन्होंने मुझे निग्लेक्ट किया और उसके 2-3 दिन बाद की अच्छा। बात है कि मैं उस वक्त क्योंकि रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करना ही होता है तो मैंने एक रथ चलाया था एक यूनिक हम्म आइडिया तो जिसमें मैंने एक ठेला बना के उस पे एक बूथ खड़ा किया बूथ खड़ा करने के बाद उस पे पेंटिंग होती थी और उसमें जिंगल्स हम्म वगैरह मैं बना देती क्योंकि शायद कविता का बीज तो होगा तो मैं थोड़े थोड़े हम्म जिंगल्स वगैरह बना के उसमें बोल देती थी और वो हम्म चौराहों पे रथ खड़ा रहता था इस तरह से मैं वो विज्ञापन की उससे राशि जिसका भी विज्ञापन होता था तो वो मैं हम्म चलाने लगी तो जब मैं स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग के लिए गई तो मेरा जो साथी पार्टनर था वो नहीं आया था तो हम्म मेरे पतिदेव ने कहा कि ये गीत जो तुमने लिखा है अभी कल दिखाने भी गई थी उन्होंने नहीं किया रिकॉर्ड मतलब देखा नहीं तो तुम यहाँ रिकॉर्ड हम्म करवा लो तो मैंने वो हम्म स्टूडियो पे में की रिकॉर्ड करवाया तो दूसरे दिन कोई संगीतकार हैं वो वहाँ पे आए और हम्म जब वो गाना सुन रहे थे जो स्टूडियो वाले तो बोले कि हम्म किसकी आवाज है बोले ये एक मैडम आएंगी तो आज भी हम्म आएंगी वो रिकॉर्डिंग के लिए तो उन्होंने ऐसे ही लिखा था गाना तो कल हम्म यहाँ पे गा के आएंगे। तो बोले हाँ हमें हम्म मुलाकात करवाई जैसे ही मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि आपका बेस वॉइस अच्छा है तो ये गीत किसने लिखा मैंने कहा मैंने लिखा है तो बोले और लिखेंगे आप
मैंने कहा बिल्कुल लिखूंगी। और आप देखिए कि जैसे माँ शारदे की कोई कृपा हुई और मैं जैसे लोग कुछ मामूली चीजें करते हैं वैसे मैं गीत गजल लिखने लगी एकदम से। और सबसे पहले मैं राजस्थानी में ही शुरुआत की थी। तो अच्छा। मैंने दर्शन का जो गीत लिखा था वो आपको मैं दो पंक्तियां उसकी बताती हूँ। वो गीत के मीटर में बिल्कुल। नहीं आती थी। तो हाँ हाँ। उसमें मेरा थीम ये था कि परदेसी जो सैनिक है परदेश में है और नायिका से उसकी जो मंगेतर है वो गांव में है, तो वो क्या भावना रखती है। उस बिल्कुल। परदेसी साजन कितने साल आया था। हम्म। तो गीत मीटर में पहला गीत नहीं बना था, वो मैं बताना चाहूंगी। जी। मारे तो नैना में बस गया सायब जी से लोढ़ा रे, मारे तो नैना में बस गया सायब जी से लोढ़ा वे तो टक टक नाले सामी सामरे सहेल माने लाजी आवे सहेला माने ओलियो आवे। आया आया कान में के गया आज सांझ न मेला में, आया आया कान में के गया आज थे तो मेला में। हो आपा बाता कराला सगली सांझ रे सहेला क्या बात। माने मूलियों आवे सहेला माने लाजी आवे। उड़ के झांक्यो धुड़ के झांक्यो हाथ छुड़ायो साजन सू, उड़ के झांक्यो धुड़ के झांक्यो हाथ छुड़ायो साजन सू। होवे तो छन छन कर ली आँखा चार रे सहेल माने। इस तरह का मैंने पहली बार क्या गीत बात है, लिखा था। क्या बात है। फिर धीरे धीरे जब उन्हें पता लगा कि मैंने गीत लिखा है तो वो सज्जन मेरे पास आए और आपने कौन सा गीत लिखा, मैंने सुना है कि आपका, उन्होंने मुझे कैसेट का भी बोल दिया था। मतलब आज मैंने गीत लिखा है, कल मुझे कैसेट का मुझे वो मिल गया, तीसरे दिन मुझे वो कवि सम्मेलन के लिए बुलाने आए। तो मैं क्या। अपने जीवन में ये टर्निंग पॉइंट जो कहते हैं चमत्कारिक एक मतलब एक सप्ताह के अंदर जो एक हाउस वाइफ थी, पति का इंतजार करती थी शाम को आएंगे बच्चे, मतलब स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं, तो मतलब मेरे जीवन में एकदम से बाकी मैं मंच संचालन किया करती थी और रेडियो से जुड़ी हुई थी। हम महिलाओं का कार्यक्रम हर संडे को मैं दिया करती थी। लगभग 15 सालों तक मैंने आकाशवाणी में नारी जगत कार्यक्रम को कंप्लीट, पर वो मेरा एक जीवन का टर्निंग पॉइंट था जब मेरे को कविता का वरदान माँ शारदे से मिला। और मैं इसको माँ की कृपा मानती हूँ कि जो मैं कविता करती हूँ राजस्थानी या जो भी, उसके बाद मेरे काफी कैसेट्स बने, 16 लगभग, क्योंकि 16। उस समय हाँ। कैसेट था। तो हाँ राजस्थानी में कैसे। भी मैंने लिखा और एक कैसेट मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर पे जो बनाया था कमेंट्री के साथ में, गीतों के साथ में, उसे मुझे ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में मुझे भारतीय दलित साहित्य अकादमी के द्वारा उस समय के जो राज्यपाल थे यूपी के सूरजभान सिंह जी ने, उस पर मेरा अभिनंदन भी हुआ। और इसी के क्या साथ बात। एक तरह से सफर जब निकल पड़ा कलम के साथ तो वो निकल पड़ा। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे पत्रकारिता भी शुरू की। शादी के बाद जय राजस्थान अखबार जो यहाँ उदयपुर का सबसे पहला अखबार था 15 अगस्त के नाम, तो वहाँ मैंने सेवाएं देनी शुरू करी पत्रकारिता। और उसके बाद जब दैनिक भास्कर हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ लगभग 2000 में या 2005 में, तब मैंने दैनिक भास्कर में सेवाएं देना शुरू की। और उसके बाद मैंने दिल्ली का जो दैनिक हिंदुस्तान है वो ज्वाइन किया। 13-14 वर्षों तक मैंने उसमें काम किया, सन 2013-14 तक। और 2005 में मैंने तनिमा का प्रकाशन प्रारंभ किया, क्योंकि शुरू। लगता था कि ये हम सबको साहित्यकारों को जोड़े, उनकी रचनाएं भी छापें और अपना भी जो दिल का कहना होता है वो मैं संपादकीय में देती थी, अपनी कविताएं भी छाप लेती थी। और उसके द्वारा मेरे मतलब पूरी जो पूरे हिंदुस्तान में जो बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे साहित्यकार थे उनसे जुड़ाव भी मुझे बहुत अच्छा हुआ। और एक तसल्ली होती जब अखबार निकालती थी, हर महीने मासिक अखबार था सांस्कृतिक साहित्यिक, और तो 14 वैचारिक। वर्षों तक मैंने अभी उसको। इस वर्ष मेरा हाथ टूट जाने की वजह से अखबार में
बाधा आ गई और कोई संभालने वाला था नहीं। और हम्म, दोनों मेरी बेटियां हैं, उनकी शादी हो चुकी है, वो प्रदेश में है और मैं यहाँ, हम दोनों रहते हैं। और अभी कविता का सफर आप तो जान ही रही हैं कि फेसबुक लाइव के माध्यम से हम किस तरह से दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो बिल्कुल उसमें अच्छा गुजर रहा है। बिल्कुल। वास्तव में ये एक अच्छी चीज बन गई है कि आज भी दूरियां कम हो गई हैं, इस तरीके से लाइव सेशन करते हैं। और बिल्कुल, आपने बताया पूरा कि किस तरीके से शकुंतला सरुपुरिया की जर्नी रही है गीतकार और जी, कवित्री बनने में। और सबसे जी, अच्छी बात जराना की कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अगर आप उस टर्निंग पॉइंट को आप अच्छे से उसका उपयोग कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। कहते हैं ना किस्मत दरवाजा एक बार खटखटाती है बस। तो रेणु जी, मैं वास्तव में आपको बताना चाहूंगी ऐसा हाँ, अनुभव कि जब गीत हाँ, लिखने की प्रक्रिया थी तो मुझे याद है कि हम जैसे रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में हम्म, और चौराहे पे मुझे गीत अंदर से जैसे होता है ना, तो हमेशा हम हम्म, कहते हैं कि कविता, गीत रचना, कोई भी रचना अगर हमारा सृजन हो रहा है तो वो बिल्कुल हम्म, जैसे गर्भवती माँ को शिशु का जन्म हो रहा है। अगर वो उस समय हो बिल्कुल जाता है तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल चीजें बिगड़ जाती हैं। तो बिगड़ मैं जाती है हाँ। एकदम से पर्स में से डायरी निकाल के या पति से डायरी लेकर के उसको उस चौराहे पे ही उन पंक्तियों को नोट कर लेती थी। और क्या सबसे बड़ी बात है कि मुझे गीत या गजल में पहले धुन आ जाती है, ना मुझे मीटर का ध्यान है और ना मुझे मतलब उसकी गणित मालूम है। ये माँ की कृपा है कि मैं उसको पहले शुरू में साध लेती हूँ और उसके बाद में हम्म, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे कर देते हैं। तो इस तरह से मेरी हम्म, गीत रचना और खास तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि बेटियों के संबंध में, नारी के संबंध हाँ में, औरत नारी के से साथ हाँ, ज्यादा नज़में कहीं हैं, गीत कहीं हैं और रचनाएं, हाँ, मेरी सबसे अधिक रचनाएं उस पर हैं। और अभी फिलहाल जो मैं बेटियां नाम से अपना एक सीडी हम्म, तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैंने जो गीत कहे हैं उनके बारे में पहले कमेंट्री होगी और उसके हम्म, बाद उसमें मैं जरूर आपकी सेवाएं लूंगी। धन्यवाद। मैं एक बात और जानना चाहूंगी। बाकी आपकी ये गीत की और कवित्री वाली इस बात को करें, लेकिन एक आपको जब हम लोग देखते हैं और शायद अभी मेरे साथ जो दर्शक साथ में जुड़े हैं वो देख रहे होंगे, वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि शकुंतला सरुपुरिया जी को जो देखते हैं तो उषा उद्धव जी की याद आ जाती ये मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है है। हाँ, और आप मानेंगे नहीं, हाँ, चाहे बाजार जाएं चाहे कहीं जाएं तो हाँ, लोग बाग कई बार तो शर्त लगाने लग जाते हैं आपस में कि ये हम्म, वही है हम्म, उषा उत्तप। हाँ, और कई बार कनखियों से ऐसे देखेंगे बार बार तो मैं समझ जाती हूँ कि वो उषा जी समझ गए मुझे। और उस चीज के बिल्कुल मुझे बहुत बार ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उसको जी, मैंने आनंद में भी बहुत बार लिया। जैसे एक बार मैं किसी शादी में गई थी, कलकत्ता से लोग आए थे, तो हम्म, जब संगीत में, जैसा मैंने बताया मंच संचालन वगैरह करती हूँ, तो संगीत हम्म, करके मैं उतरी मंच संचालन करके, तो उन्होंने कहा आप तो उषा जी जैसी लगती है। मैंने कहा वो हम्म, मेरी बड़ी बहन है। तो जब मैं अच्छा दूसरे दिन उसी शादी में गई हाँ, तो वो हर एक को पकड़ पकड़ के ला रहे थे और बता रहे थे ये अपने उषा जी की है, क्योंकि उषा जी कलकत्ता की थी। तो सब हाँ, मुझे मिलवा रहे थे। तो हाँ, कई बार मैं मजाक में कह देती हूँ हाँ मैं उनकी छोटी बहन हूँ। हाँ, क्योंकि आपको वाकई जब में देखते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल वही चीज आती है कि नहीं, हाँ उषा उथप जी की। और देखा जाए तो सब वो भी गजरा, जी, जबकि यूं अंतर है, वो गजरा लगाती हैं, हाँ, लंबे बाल हैं, चश्मा हाँ, लगाती हैं, काजल भी लगाती हैं बिल्कुल और मुझे तो हाँ। काजल बिल्कुल सूट नहीं करता है। नहीं, पर फिर भी एक लुक आपका देखें तो वही आता है। और वो आप भी संगीत से जुड़ी हम्म, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। और आप भी एक संगीत बार से जुड़ी हुई हैं, वो वो भी एक्सपीरियंस, संगीत से जुड़ी हैं। वो बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि एक बार जी, जयपुर राजस्थान पत्रिका का कवि सम्मेलन था और उससे मुझे रात को ही बस पकड़नी थी, रात के 11 बजे। तो जब हम हम्म, ऑटो से आ रहे थे जवाहर सर्किल से, तो मैंने चूड़ियाँ-वूड़ियाँ तो पहन रखी थी, बाकी साड़ी-वाड़ी मैंने ड्रेसअप चेंज कर लिया था। और हम्म, तो ऑटो वाले सब लोग है ना, कोई ले जा रहे नहीं थे, बहुत पैसा माँग रहे थे। इतने में एक ऑटो वाला रुका तो वो मुझे उषा उत्सव समझ गया। तो मुझे हम्म, कहता है कि हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपको नहीं देंगी तो भी चलेगा। तो मेरे साथ एक और कवि थे, उनको जाना था आगे बीकानेर और हाँ, मुझे आना हाँ, था उदयपुर। हम्म, तो हम दोनों साथ बैठ हम्म, के आए, तो बस स्टैंड आ गया, तो बोला आज आपने मेरा दिन बना दिया मैडम।
तो आप 2 लाइनें अच्छा। मुझे सुना दीजिए। मुझे उषा जी की वो जो लाइनें पसंद है, हाँ तो हाँ मुझे उसको ऐसा बचा कि मुझे वो पंक्तियाँ मैंने सुनाई, मैंने गाया। हाँ हाँ। काली तेरी गुत्त ते परांदा तेरा लाल वे, रूप दिए रानी वे पराने नु संभाल वे, काली तेरी गुत्त ते परांदा तेरा लाल वे। क्या तो बात है। मैंने इस तरह से हम्म। वो कवि जब भी तो मंच पे उसको, जाते हैं तो उस बात को जरूर दोहराते हैं। हाँ, और नहीं, उनको उसको बिल्कुल, ऑटो को वाले को तो उषा जी बिल्कुल से यकीन भी हो गया होगा किस बात का। बिल्कुल बिल्कुल यकीन हो गया और बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा था। क्या बात है। बिल्कुल कहते बिल्कुल हैं ना, बिल्कुल। चाहे तो ठीक है लेकिन थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, हम उनको एक थोड़ी सी खुशी दे पाते हैं। और वैसे भी कवि हृदय तो बहुत ही सहज और बिल्कुल सरल हृदय होता है, तो वो वही बात आ जाती है। अब यहाँ बिल्कुल। पर हम जानना। जी। हाँ, हेलो। मैं कहती हूँ हाँ, सरगम और गीत मेरी सांस मेरी धड़कन है, ये जो रूठे तो संसार उजड़ जाएगा। बिल्कुल। सही बात। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और वैसे भी कहा जाता है ना मैम कि जो संगीत होता है, वो संगीत तो हमारे दिलों में बसता है। और कहते हैं ना, संगीत हमारी खुशियों का उत्सव कहा जाता है, दिलों की धड़कन कहा जाता है संगीत से। तो अगर जिंदगी से संगीत को निकाल दी तो जिंदगी नीरस हो जाएगी, बिल्कुल ही कुछ बचता ही नहीं है जिंदगी के अंदर। अब हम जानना बिल्कुल, मैं चाहेंगे आपसे खासतौर पे शकुंतला जी। हम्म। हाँ, जी जी। जी मैं आप यहाँ कहिए। पे कहना चाहूंगी कि पंजाबी गाना भी बहुत पसंद है, मुझे राजस्थानी बहुत पसंद है, मुझे शास्त्रीय जी। संगीत बहुत पसंद है, मुझे हर तरह का क्या फ़िल्मी बात। और अभी जो वर्तमान में गीत चल रहे हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद हम्म और अंग्रेज़ी गाने। और पिछले दिनों मैं हम्म पूना गई थी बिटिया के पास, तो वहाँ हम्म मतलब विट्ठल विट्ठल और इस तरह के मराठी जो गीत हैं, तो मैंने वो रेडियो मतलब इसमें अपलोड कर रखा है। तो मैं जब मन हो हम्म जाता है, मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, तो मैं मराठी गीत लगा कर के और फिर सुनती हूँ। हम्म। बंगाली तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो इस तरह उसमें तो से कह रही हूँ मिठास कि मैं बहुत है। संगीत हाँ, की बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। कहते हैं जी, ना कि मैम कि संगीत की भाषा नहीं होती है, संगीत दिल से जुड़ा जी, होता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसकी भाषा को समझें, क्योंकि संगीत दिल से निकलता है, इसलिए दिल से उसके तार जुड़ जाते हैं। अब यहाँ हम ये बिल्कुल। जानना चाहेंगे, आपने जैसे कहा आप राजस्थानी भी बहुत अच्छा गाती हैं, हिंदी भी गाती हैं, पंजाबी, मराठी, शास्त्रीय संगीत भी। तो क्या शकुंतला जी ने कहीं संगीत की कहीं से ट्रेनिंग ली है, या गाना कहीं आपने सीखा था? नहीं, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे पर्टिकुलर मेरे जो परिवार में जो दादा थे, दादा की बहनें थीं, तो शामों को हम्म हारमोनियम लेके मेरे दादा अच्छा हारमोनियम बजाते थे। तो जब हम गाँव में हम्म जाते थे तो शाम को जैसे मैं क्योंकि जैन जैन परिवार से हूँ, तो जैन भजन है और इस तरह के मतलब बहुत ही सादे-सादे गीत वगैरह गाया करते थे। और हमारे यहाँ जब लड़कियों की भी शादी हो तो उस वक़्त भी हमारे यहाँ मतलब संगीत चलता था पूरी रात। इधर आपके फेरे हो रहे अच्छा। हैं और उधर पूरा। हाँ। तो हमारे 2 चाचा थे, वो कव्वालियाँ गाया करते थे और संगीत क्या का बात। हर मतलब उनको गज़ल, गीत सब आता था। दादाजी गाते थे, हमारे चाचा गाते थे अट्टू-गट्टू वाला गाना। तो एक माहौल था संगीत का। तो बिल्कुल। सीखा तो नहीं नहीं। लेकिन अंदर से शायद माँ की कृपा थी, तो अंदर था संगीत। तो मतलब प्यार अब था वही था और ना। एक चीज़ हम्म। था कि ये सुर है, ये सुरीला है, ये बेसुरा है। इतना सा बस भान था, इससे ज़्यादा कुछ बस। नहीं। नहीं, जी। क्योंकि आप अभी बोल रहे थे ना कि आप लिखते बाद में धुन आपके दिमाग में पहले चलती है, धुन हाँ, के हिसाब से आप वो अपना गीत रचते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 6 महीने भी होते हैं तो मैं नहीं लिखती हूँ। और हम्म। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं एक ही दौर में 2-3 दिन लगातार बैठती हूँ और आ रहा होता है मुझे मुझे खाना बनाने का भी होश नहीं होता। अब मुझे लगता है कि हम्म अब मुझे ये लिखना है क्योंकि धुन पहले आ जाती है हम्म मुझे, मैंने जैसा कि कहा ना, तो इतना हम्म। चमत्कारिक मुझे खुद एहसास होता है कि ये कैसे सब होता है, लेकिन माँ की कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जी। कहते हैं ना कि धुन का पहले आना, उसके हिसाब से आप उसको गीत को लिखना, और ये इसका बहुत मैं आपको एक उदाहरण बताना जी चाहूँगी जी। कि सुबह मेरा कहीं पे संचालन था मंच का और मैं मंच संचालन की स्क्रिप्ट बना के ही संचालन किया करती हूँ। मतलब उसको पूरा तैयार करके ताकि उसमें आत्मविश्वास भी मुझे अच्छा रखता रहता है बनिस्बत कि हम्म हम शब्दों को यूँ जाया करें और यूँ करें। तो मैं स्क्रिप्ट हम्म। बना रही थी रात को, रात के 12 बजे अचानक घर की लाइट चली गई।
तो क्योंकि गर्मी थी अंदर, तो मैं पेन लेकर के बाहर निकली, तो मैं गुनगुनाते हुए बाहर निकली और 10 मिनट के अंदर जब लाइट आ गई तो मैंने अपना कंपेयरिंग का काम छोड़ के और वो सरस्वती वंदना की धुन बनी थी। तो उसके बोल मैं आपको सुनाती हूँ, मतलब वो माँ की के बगैर नहीं हो सकता। तो उसके बोल भी खूबसूरत बने, मैं बताती हूँ आपको। तो वो मेरी वंदना जो है, रोशनी के गीत गाऊं, जैसे मैं गुनगुना ला 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 ला, ऐसे मैं गुनगुना रही हूँ। और मैंने लिखी, रोशनी के गीत गाऊं चांदनी के गांव में, शारदे तुझको बुलाऊं रागिनी के गांव में, रोशनी के गांव में माँ रागिनी के गांव में, शारदे तुझको बुलाऊं चांदनी के गांव में, रागिनी के गांव में। इस तरह से मैंने वो वंदना लिखी। तो कई बार बहुत पूर्व अनुभव हुए हैं लेखन समय। और मैं हमेशा मैंने अपनी वंदनाओं में हर वंदना में एक पंक्तियां तो ये लिखी हैं कि माँ जो लिखाए वो लिख लूं मैं, और माँ जो सुनाए वो सुना दे। तो ये पंक्तियां मेरी अक्सर हर वंदना में है। और लोग बाग कवि जीवन में मैंने देखा है कि एक आध कोई वंदना लिख ली तो ठीक है, पर मुझे भाए भगाए काफी मेरी कम से कम 10 से ज्यादा वंदनाएं हैं। और मैंने एक सीटिंग में भी कई बार 2-2 3-3 वंदनाएं लिखी। तो उसमें जो शब्द माँ शारदे ही होती हैं, इतना सुंदर वो उसको बना देती हैं, तो मुझे खुद आश्चर्य होता है कि मैं अपनी नादान बुद्धि में, तुच्छ बुद्धि में ये ऐसा सब मैंने कैसे लिख लिया। फिर मैं वही कहती हूँ कि माँ पे ही मुझे वो होता है कि मुझे गर्व है कि मैं उनकी एक चरणों की धूल भी बन सकी। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है माँ की। नहीं, बिल्कुल माँ शारदे का आशीर्वाद तो बिल्कुल है, जिसलिए तो कहा जाता है कवि और कवित्री को कि सरस्वती पुत्र को आप ऐसे होते हैं, इसलिए कहते हैं। आपने जब ये बात आप करते हैं तो राजस्थानी भाषा को लेकर के भी आपने गाया है, लेकिन यहाँ पर मैम एक बात दिमाग में आती है, शायद आप भी इस बात को मानेंगे कि आप राजस्थानी भाषा में इतना अच्छा लिखती हैं, गाती हैं, हमारे और भी राजस्थानी कवि हैं, वो भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कमी अखरती है कि राजस्थानी भाषा को वो दर्जा अभी तक क्यों नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए, जिसकी कि हमारी राजस्थानी भाषा हकदार है। बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है कि इसमें हमारे यहाँ जो राजनीतिक शक्ति का जो अभाव है, अगर राजनीतिक शक्ति हमको मिल जाए उसके साथ में, तो वो काम आसानी से हो सकता है। यही बात भोजपुरी के साथ हो रही है, यही बात हमारे साथ हो रही है। हमने कितने ही आंदोलन किए, हर 21 फरवरी को हम जुटते हैं जिले में कलेक्टर के उसके सामने, ऑफिस के सामने, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा। और कुल मिलाकर के लोग जो भ्रम फैला देते हैं, राजस्थानी की ये बोलियां इतनी हैं कि पता नहीं लगता कि कौन सी मानी जाए, कौन सी नहीं मानी जाए, जबकि ऐसा कोई विषय आना नहीं चाहिए। तो वो एक भ्रम को जो बनाए रखते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, वो नहीं पता लगता। और इसी वजह से हमारा आंदोलन है अभी तक चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाया। और मैंने उस पर एक गीत भी लिखा था कि सूता मत रिजो पहरुआ भाषारा, सूता मत रिजो पहरुआ भाषारा, जागा थे रिजो पहरुआ भाषा। तो उस समय काफी काम भी किया, लेकिन अभी कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस सरकार में पूरा होगा ये काम या अगली सरकार में होगा। हाँ हाँ, क्योंकि आप इसके साथ आप जुड़ी हुई हैं, आप जो ये समिति बनी इसके साथ आप राजस्थानी भाषा को वो दर्जा दिलाने के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं, आप इस समिति के साथ जुड़े, इसलिए मैंने ये सवाल आपको किया क्योंकि आपने बहुत करीब से इस चीज को देखा है। तो आप जो महसूस करती हैं तो वास्तव में कहाँ कमी हम लोगों को लगती है कि अभी तक भी वो बात नहीं आ रही, जबकि राजस्थानी भाषा में लिखा बहुत अच्छा जा रहा है। जी नहीं, उससे बड़ी बात मैं यही मान रही हूँ कि जो लिखा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, आप देखिए उदयपुर शहर है जैसे, तो कम जनसंख्या का शहर है, जोधपुर हुआ, तो यहाँ आम आदमी, आम दुकानदार भी राजस्थानी में बात करता है अपनी। तो हमारे यहाँ केवल बोलियों का थोड़ा सा फर्क है। जैसे लारे लारे शब्द है, तो
जोधपुर में होता है पीछे के लिए, और हमारे यहाँ होता है लारे मतलब साथ से। तो साथ दो के चार लिए, हाँ। शब्दों का ऐसा फर्क है कि आप अगर उन चीजों का निर्णय लेना चाहें तो एक सिटिंग में बैठ करके लिया जा सकता है। लेकिन मैंने बताया ना कि राजनीतिक शक्ति का अभाव है, उस बात को वहां तक पहुंचाना और उस बात पर खड़े रहना और पूरा एक जिम्मेदारी निभाते हुए, तो ऐसा नेतृत्व शायद अभी हमें नहीं मिला। तो इसी वजह से, बाकी ये बहुत अच्छी बात है कि राजस्थानी कहीं ना मिटी है, ना मिटेगी, ना मिट सकती है। राजस्थानी में बिल्कुल। एक शब्द, बालम का शब्द आप ले लीजिए, कितने उसके अंग्रेजी में होगा तो एक शब्द होगा हस्बैंड, है हाँ, ना। बिल्कुल। और जी। हिंदी में तो भी थोड़े से हो जाएंगे शब्द, लेकिन जो राजस्थानी में है, आलीजा, बादीला, फरसार और न जाने इतने शब्द हैं बहुत। हर चीज के, हम्म। बहुत सारे। तो इसकी ये बहुत खूबसूरत भाषा है, और हम तो ये दुर्भाग्य मानते हैं कि मायर भाषा रे बिना मतलब कैसे जिंदा, जैसे सिर के बिना कैसे मतलब घर जिंदा रह सकता है ना, हाँ, वही वाली बात है। बिल्कुल। पर फिर भी हमें अपनी भाषा पे बहुत गर्व है, बहुत गर्व। गर्व है, बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि जो भाषा, हमारी राजस्थानी भाषा जिस हकदार है जिस चीज की, वो उसे जरूर मिलेगा, सारी चीजें होंगी। मैं जब आपका परिचय जो पढ़ती हूँ तो उसमें आता है एक जगह की नारी केंद्रित विषयों पर आपकी 50 कविता कॉलाज की प्रदर्शनी आपकी लगाई गई थी, इसमें आपने 50 नारी के ऊपर ही सारी कविताएं थी उस प्रदर्शनी को। हम ये जानना चाहेंगे ये प्रदर्शनी आपकी कहाँ पर हुई थी? जी। वो ऐसा ख्याल आया कि जो मैं अखबार कनिमा निकालती थी, तो क्योंकि वो भी नारी विमर्श पर ज्यादा केंद्रित था, उसमें मैं हम्म। तरजीह देती थी कि नारी पर आलेख हो, या उनकी पुस्तकें जो निकलती है नारी विमर्श पर उनकी समीक्षा हो, इंटरव्यूज हो तो हम्म। महिलाओं के हो जो रचनाकार हैं या जो भी आर्टिस्ट हैं। और उसी के साथ जो हमेशा जो संपादकीय होता था उसके बगल में मैं जो पेपर का फ्रंट पेज था उसमें एक कोलाज बनाती थी। कोलाज आप समझ सकती हैं कि छोटे छोटे टुकड़े हम्म। मैगजीन के काट के और फोटो चिपका के, हम्म। और इस तरह से हुआ करता था। तो हम्म। मुझे पहले मालूम नहीं था, मैं तो नहीं तो निकाल के आपको बताती कि किस तरह से मैंने कोलाज तैयार किए। तो उस तरह से मैंने उन कोलाज को फिर कंप्यूटर से बड़ा करवाया, और जो भी मेरी बेटियों पर हम्म। कविताएं थी, माँ पे, औरत पे, उन कविताओं को भी बड़ा फॉन्ट में वो करवा के, और मैंने सूचना केंद्र में उसकी प्रदर्शनी लगवाई, उनको फ्रेम करवाया जी। 20 बाई 20 के उसमें। और वो हम्म। बहुत खूबसूरत प्रदर्शनी बनी है। लेकिन दुर्भाग्य से उसका जो प्लास्टिक शायद कुछ कमजोर लगा दिया, तो कुछ का प्लास्टिक हम्म। उखड़ गया। मैं अभी अच्छा। हमारे यहाँ बागोर की हवेली में एक एग्जीबिशन की जो गैलरी है, तो वहाँ मैं उसको, जरा सा लॉकडाउन खुल जाए तो उससे पहले मैं उन पेंटिंग्स को वापस तैयार करा के, और फिर मैं और जगह हम्म। जगह मैं उन पेंटिंग्स को ले जाती रही। मतलब 50 है तो 10 हम्म। थैले लेके चले जाते, कहीं फंक्शन होता है तो उनको सजा दिया हम्म। जाता था, मेरी कविताएं पहुंच जाती थी। कहीं कॉलेजेस वगैरह में बिल्कुल। जो के शोज होते हैं मेरे, तो कॉलेज वगैरह में हम्म। मैं 10-12 पेंटिंग ले जाते गाड़ी में, और उनको लगा देते, प्रदर्शित करते। तो वो भी सब लोगों को बहुत पसंद आती थी, क्योंकि वो उसके साथ कोलाज का कॉम्बिनेशन था, तो वो समझ भी आसानी से आ जाती थी। हाँ, वो वो मैंने कहते हैं किया। ना कि बिल्कुल कहते हैं ना कि शब्द के साथ अगर चित्र मिल जाता है तो वो समझने के लिए हाँ, जहाँ पर 50% है वहाँ 100% आप समझ जाते हो। कहते हैं चित्र तो वैसे भी 1000 शब्दों का काम करता है। बिल्कुल। जी। और जीवन में है ना, मेरे चित्रकला मेरा सब्जेक्ट था 11th तक। और अच्छा अच्छा। मेरा फिर उसके बाद क्योंकि पिता अकेले कमाने वाले थे, एक ईमानदार हम्म। पत्रकार, तो हम हम्म। 5-6 बहन भाई, तो माँ ने मुझे चित्रकला नहीं दिलवाई। ये मेरा अच्छा अच्छा। बैड लक रहा। माँ ने सोचा कि अब रोज रंग मांगेगी, कैनवास मांगेगी, क्योंकि उच्चतर जब हम शिक्षा लेने लग जाते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो फिर रंग चाहिए, वो हम्म। चाहिए, तो काफी महंगा तो आता ही है, आपको मालूम है। तो माँ ने मुझे बिल्कुल। पेंटिंग छुड़वा दी। और जबकि मेरे 11th में मेरे डिस्टिंक्शन मार्क्स थे, और मुझे अरे। याद नहीं पड़ता कोई त्योहार हो, उस समय तो कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स का जमाना था, तो मैं ग्रीटिंग हम्म। कार्ड्स बना के सखियों को, सहेलियों को, रिश्तेदारों को कार्ड्स बनाया करती थी, बहुत शौक था। और पेंटिंग का जो मेरा सामान था, इतने चित्र, क्योंकि मैंने बताया पिता अखबार में काम करते थे तो बहुत मैगजीन आती थी, तो उनमें जो पेंटिंग के चित्र वगैरह कुछ भी होते थे, तो मैं उनको काट काट के अपनी फाइल में रखती थी, कभी जैसे हम्म। देखने के लिए, बनाने के लिए। और चित्रकला सब्जेक्ट भी लिया फिर मैंने।
तो बहुत अच्छा हाथ था, लेकिन दुर्भाग्य से वो मेरा छूट गया। लेकिन उसके बाद भी, विवाह के बाद भी मैं वो सारा सामान अपने पीहर से अपने पास ले आई, जो आज दिन तक मेरे पास है। और रंग भी मैं रखती हूँ, सूची भी रखती हूँ। और जब फिर मैंने अखबार में कोलाज बनाना शुरू किया, तो कभी कभी बिल्कुल। स्केच पेन पकड़ थी और बहुत खूबसूरत कोलाज बनते थे, और उस पे सब लोग बहुत सराहना भी करते थे कि ये बहुत अच्छा बना है, कुछ इस तरह का माहौल। ऐसा है मैम, आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बड़ा साहित्य का कैनवास आपको मिला है, जिसमें आप अपने शब्दों के रंगों से बहुत ही खूबसूरत कविताएं, हिंदी की, राजस्थानी भाषा की गीत, आप उनको उनके रंग भर रही हैं, और वो लोगों के दिलों तक पहुंच रहे हैं। तो कहते हैं ना बिल्कुल। कि एक वो तो एक छोटा सा चित्रकला का कैनवास था, लेकिन आपको साहित्य का बड़ा कैनवास आपको मिल चुका है। तो अब हम चाहेंगे बिल्कुल, आप शकुंतला जी से हम चाहेंगे कि हिंदी की जो आपकी, कहते हैं ना, वैसे तो आपकी सारी रचनाएं बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि मैं शायद बाकी थे, लेकिन मैं सुनती रहती हूँ, इसलिए मुझे मालूम है आप बहुत गाती भी बहुत अच्छा है भी बहुत अच्छी सारी। लेकिन जो बहुत ज्यादा आपके दिल के करीब है, वो एक रचना हम आपको सुनाते हाँ, वो मैं सोचती हूँ कि वो जो मेरी रचना है, एक नज्म है, हैं। जी। जो बेटियों के नाम से है, और अक्सर जी। मंचों पर मैं वही दोहराया करती हूँ, और वही सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। अब बेटियों के जन्म पे बधाई दीजिए, बधाई दीजिए, अजी बधाई लीजिए, खुशियों में ढोल थाल संग बजा भी दीजिए, कहती हूँ बात दिल से वो लगा ही लीजिए, अब बेटियों को देखना मलाल कीजिए, जनने से पहले ना कोई बवाल कीजिए, कोई भी चिंता ना कोई ख्याल कीजिए, जवाब दूंगी मैं कोई सवाल कीजिए, जवाब दूंगी मैं कोई सवाल कीजिए, मंगल शगुन सी पूजा अर्चना है बेटियां, सद्भावना ये शांति साधना है बेटियां, आरती अजान आराधना है बेटियां, ये ज्योति वंदनी है वंदना है बेटियां, रिश्तों की खुशबू को हवा लगाती बेटियां, दो दहरियों का दीप बन के गाती बेटियां, क्या बात है। कुर्बानियां दे कुंभ बड़ा बेटियां, तुलसी रंगोली बन के लुभाती हैं बेटियां, सपनों को बेटियों के नया रंग दीजिए, उन्हें प्यार भरोसा नई उमंग दीजिए, सोचों के समंदर को एक तरंग दीजिए, उड़ने को आसमां पे पंख संग दीजिए, उड़ने को आसमां पे पंख संग दीजिए। बहुत लंबी लड़की है, उसके खास बंद में सुनाना चाहूंगी कि जब एक लड़की बिल्कुल। सरे शाम घर से बाहर निकलती है, तो उस वक्त माँ कहती है कि जैसी माँ पिता की पगड़ी लेके जा रही हो, वैसे ही महफूज जाना, क्योंकि हिंदुस्तान में लड़कियां सुरक्षित नहीं मानी जाती रात को, रात बिल्कुल। बिरात के। तब मैंने ये बंद कहा, बाबुल की पगड़ियों में लिपट आती बेटियां, परछाइयों में माँ की सिमट जाती बेटियां, रेशम की राखियों में गुथ के आती बेटियां, सजना के घरों को भी यूं सजाती बेटियां, बाइबिल है ये कुरान सी गीता सी बेटियां, ये क्या राधा बात है। सकीना है ये सी बेटियां, ये गुलगुले गुलजार गुलिस्तां सी बेटियां, दुनिया में खुदा का ही फरिश्ता सी बेटियां, बोझा नहीं कर्जा नहीं बरकत है बेटियां, सोने घरों की जान है हसरत है बेटियां, ये मीठा मोहब्बत का ही शरबत है बेटियां, ये उसकी दुआओं की ही हरकत है बेटियां। इसी क्या तरह मैंने लंबी नज्म कही है, लेकिन अंत में मैं कहना चाहती हूँ आज और अभी से हमें बेटियों का क्या करना चाहिए। 9 महीनों की नींदों का माँ को मोल दीजिए, बहनों को प्यार के सिर्फ 2 बोल दीजिए, बेटी के नाम सब दुआएं तोल दीजिए, अब बेटियों के जन्म पे बधाई दीजिए, बधाई दीजिए, अजी बधाई लीजिए, दरवाजा दिल का मेरे लिए खोल दीजिए।
शुक्रिया। तो ये क्या मेरी बात है, रचना। बहुत ही खूबसूरत। और वैसे भी थैंक यू। कहा तो बेटियों के लिए तो वैसे भी कहा यही जाता है कि बेटियां तो भावनाओं का स्पर्शीय एहसास हैं। बेटियां तो जिंदगी के अलंकार में अनुप्रास हैं। रोटी कम देख बेटी बोली, पापा आप खा लीजिए मेरा तो आज उपवास है। हमारी जी बेटियां चांद पर पहुंच रही हैं, ओलंपिक में पदक जिता करके भारत का मान बढ़ा रही हैं। फिर भी कोख में क्यों मार दी जाती हैं बेटियां, फिर भी कोख में क्यों मार दी जाती हैं बेटियां। बस में बहुत ही खूबसूरत नज्म, एक संदेश देती हुई। इसलिए तो शायद कहा जाता है कि कवि जो होता है अपनी कविता के जरिए जो समस्याएं देश की हैं, जिन्हें हम आम आदमी अलग कर देते हैं, लेकिन कवि बहुत ही कविता के रूप में सहज रूप से हमारे सबके सामने लेकर के आ जाते हैं। आपने अपनी इस नज्म में पूरी चीज ली, किस तरीके से बेटी आज असुरक्षित अपने आप को महसूस करती है, घर से बाहर निकलती है तो कितनी सारी बातें, माँ को चिंता कितनी होती है जब तक सकुशल वो अपने घर नहीं आ जाती है। और जब बेटी का जन्म बिल्कुल। होता है तो लोग बधाइयां नहीं देते बल्कि कहीं ना कहीं चेहरे उतर जाते हैं। वो आपने बिल्कुल। बताया, जबकि आज बेटे और बेटियां बिल्कुल। दोनों बराबर हैं, कोई कम नहीं है। तो राजस्थानी में मेरी एक जो नज्म है, उसमें मैंने जी। यही शब्द एक बंद में यूज किया है कि सासू हम्म। मारी आंबला चटिका करेगी, पिया ऊपरे जो बिजलियां जो पड़ेगी, पाड़ोसी सगा जो आवे कांधे देवे थाप, होले होले बोले लक्ष्मी जी मिलेगी, आज हमारी कोख बेटी रानी जाई है, आज हमारी कोख बेटी रानी चाहिए। ये मैंने नज्म कही थी। तो उसमें मतलब मैं सोचती हूँ, ये भी मानती हूँ कि स्त्रियों को ज्यादा दुख होता है जब बेटियां पैदा होती हैं बजाय कि पुरुषों के। तो सही बात है, ये हालात, वो हालात इसलिए एक कि कट्टु हमारे यहाँ सत्य है ये। शुरू से हम्म। लड़कियों को दोयम दर्जे पे माना जाता है। उन्हें निर्णय चाहे सत्ता में हो, चाहे आर्थिक जो हमारी पावर होती है उसमें भी कोई उनका दखल नहीं होता, घर के निर्णयों में कोई दखल नहीं होता। इवन लड़कियों की शादियां होती हैं उनको निर्णय नहीं लेने दिया जाता। तो अब तो जमाना हम्म। खैर बदल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा देश भारत गांव प्रधान भारत है, जहाँ 80% जनता तो गाँव में रहती है, पिछड़े कस्बों में रहती है। तो ऐसे में हम ये उम्मीद मान लें कि शहरों में तो लड़कियां कहाँ उड़ रही हैं, कहाँ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, रात की शिफ्ट हम्म। में काम कर रही हैं, गाड़ियां चला रही हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी हाँ। कितनी गिनती पर कितनी सी औरतें हैं। तो आसपास के हालात देख करके दुख बहुत होता है। तब मैंने एक नज्म लिखी थी कि तुम्हारी हालत को देख बहनों, मेरी दो आंखें ये बह रही हैं, और मरूं तुम्हारी क्या ही फिक्र में पर, ये रूह जीने को कह रही है। तो ये क्या बात। अफवाह है किसी की कि मतलब लड़कियां तो बहुत बढ़ रही हैं, लड़कियां तो आगे चल रही हैं, जबकि हम्म। हकीकत कुछ और है। इन दिनों आप देख रहे होंगे मीडिया में, अखबारों में किस तरह से हम्म। सामूहिक दुष्कर्म के मामले हैं, छोटी हाँ। छोटी बच्चियां बिल्कुल। सुरक्षित नहीं हैं। ये हालात बहुत विचलन खड़ा कर देते हैं, मन में बहुत दर्द देते हैं, और तब कलम उठती है और उन पर बहुत सारी मैंने रचनाएं लिखी हैं। कन्या भ्रूण हत्या पे मैंने लिखी है, पराया हम्म। धन क्यों कहते हो, तुम्हारा ही खजाना हूँ, जीने दो कोख में मुझको, मैं जीने का बहाना हूँ, मैं मेहमा क्या हूँ, बात। मैं चिड़िया हूँ, पड़ोसी का वो पौधा भी, ये माना मैं चिड़िया हूँ, मेहमा हूँ, पड़ोसी का वो पौधा हूँ, क्यों माना मुझको बर्बादी, गमों का क्यों फसाना हूँ, हम्म। हजारों साल और सदियां मेरी बेनूरी को रोए, अरे अब कोई तो कह दो मैं बेटी का दीवाना हूँ। अभी भी क्या लड़कियों बात। को मार दिया जाता है कोख में, हाँ। लड़कियों को। बिल्कुल। तो बिल्कुल। बहुत सारी मौतें मतलब। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ा शकुंतला जी मैम, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आज भी अगर हम देखें तो बेटी पियर और ससुराल के बीच में एक अपना अस्तित्व ढूंढती है। पियर में रहती बिल्कुल। है तो कहते हैं कि ससुराल आपको जाना है, ससुराल में जाती है वहां भी एक शब्द होता है ये मेरा घर है। वो चीज वो दोनों जगह वो ढूंढती रहती है, बिल्कुल। और बिल्कुल। ये बिल्कुल। दर्द आपकी जब कविताओं में सुनते हैं तो ये दर्द हमें दिखाई देता है कि हाँ ये दर्द है, क्योंकि ये जिस बात हिसाब से मैं वाकई देख रही थी में, कि हम्म। जी। न जाने क्यों लड़कियों के अपने घर नहीं होते, जो उड़ना चाहे अंबर पे तो अपने पर नहीं होते, आंसू दौलत लाख बेरंग बंजारन सी जिंदगानी, सिवा गम के हम्म। लड़कियों के जमीनों जर नहीं होते, जमीनों जर क्या नहीं बात होते। है। तो बहुत क्या सारी बात है। इसमें मैंने बेटियों के इन हालात को पढ़ी है।
और मन करता है बिल्कुल। कि उन्हीं पर लिखती जाऊं, और कहीं एक शब्द भी किसी को छू जाता है और उसके मन में हम्म। उतर जाता है, तो वो बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल, मैं मैसेज देख रही थी, बहुत लोगों के मैसेज हमारे पास आए हुए हैं। सोनिका जी ने कहा है बहुत शानदार, वाह। शेफाली जी ने कहा है, राम मदनानी जी ने बोला है, यहाँ पर सुरेंद्र गोयल जी ने भी तारीफ की है। पवन सिंह महावर जी ने, मकसूद अहमद जी ने गुड, अनीता चौहान जी ने ग्रेट, सतीश जी। अग्रवाल जी ने ग्रेट कहा है। और यहाँ पर शेफाली राम मन्नानी जी ने भी कहा है वेरी इम्प्रेसिव। सारी चीजों को, जो लोगों को काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप दिल से बात करते हैं और दिल से जब सारी चीजों को कहा जाता है तो कहीं ना कहीं दिल पे वो दस्तक जरूर देती है, तो सबको बहुत अच्छा लगता है ये यहाँ पर। इसलिए आप एक भी चीज मन करके जी, जी आप कुछ कह रहे थे मैम। नहीं, मैं आप भी बात खोल करके बिल्कुल मेरे मन की बात जो आनी चाहिए सबके सामने, उसको लेके आ रही है बहुत खूबसूरत तरीके से, और मैं इसीलिए नहीं नहीं आपकी फैन हूँ हमेशा। मैम, ये तो आपका बड़प्पन है मैम। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि जिस तरीके से आपने शादी के बाद सारी चीजों को शुरू किया, कविता की बात करते हैं, जी। वो भी आपकी शादी के बाद शुरू हुई। एक कहते हैं तनीमा पत्रिका, मासिक पत्रिका जो आपने कहा, वो भी आपकी शादी के बाद शुरू हुई थी, लेकिन बीज था। पर जो कहते हैं ना, बीज प्रफुल्लित तो जो वृक्ष बना वो आपका शादी के बाद ही जाकर के हुआ। तो ये सारी चीजें आपकी रही, तो कहीं ना कहीं कहा कहा जा सकता है कि जो कहते हैं ना कि अगर हम सफर ऐसा मिल जाए जो हमारी भावनाओं को समझे, तो हमारा जो जिंदगी का सफर है बहुत जी, आसान हो जाता है। बिल्कुल, इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब हूँ, और जी। मुझे मेरे श्रीमान जी राजेंद्र सरप्रिया जी ने, हालांकि उनका हम्म। काम सारा एग्रीकल्चर जैसा रहा, ठेकेदारी का काम था, हम्म। गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह बनवाते थे, बिजली विभाग में राजकीय जो भी ठेकेदारी के काम होते थे। लेकिन आप यकीन मानिए कि कभी कभी शहर में बहुत अच्छे कंसर्ट होते थे शास्त्रीय संगीत के, तो हम्म। इनके जीवन में, इनके परिवार में संगीत का जो काम है, या कविता का काम है, या अखबार का, या मतलब लिखने पढ़ने का कुछ भी है काम, तो मेरे अलावा किसी में भी नहीं है। हमारा बहुत बड़ा परिवार था, हम्म। 6 भाइयों का परिवार, उनकी लड़कियां सब यहीं शादी हुई है, सबका परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में भी वो हम्म। चीज नहीं था। और मैं तो मानती हूँ कि क्योंकि मेरे पिता के वहाँ वो माहौल रहा, तो भी उन हम 5-6 बहन भाई हैं, तो भी मुझ में ही वो चीजें उतरी हैं। मतलब मैंने कलम को पकड़ा, पिता की कलम को। तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड हमेशा उन कंसर्ट्स में ले जाया करते थे, जबकि उनका एबीसीडी का भी कोई वास्ता नहीं था। तो क्योंकि जी। रात देर तक चलते थे कंसर्ट, और हम्म। आज भी कहीं भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, तो हमेशा ये साई की तरह मेरे साथ ही रहते हैं। और कई क्या बार बात तो है। ऐसा हो जाता, मजबूरी में कई बार इनको नहीं जाना हो पाता, तो वहाँ सबसे हम्म। पहले जाते हैं, उसके लिए लोग पूछते हैं कि आज अच्छा अच्छा सरप्रिया अच्छा। जी कहाँ। तो ऐसा मतलब सौभाग्य से ऐसा हुआ कि हाँ। कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया। और आपको बताना चाहूंगी, आपको हंसी भी आ सकती है, उन्हें मेरे आधे से ज्यादा गीत याद हैं, उनकी धुनें क्या याद बात। हैं। और जब वो कभी कभी क्या बात है। नहाते हैं, कभी नहाने को जाते हैं, तो उनको जच जाती है, तो वो फिर उन नगमों को एक के बाद मतलब सुनाते गाती होंगे हूँ, फिर। उस हम्म। के उसमें ही गाती हूँ। क्या तो बात है, ये क्या बात है। मतलब हाँ बिल्कुल। तो वैसे आना एक बात बताएं मैम, भले ही उनका काम शब्दों से नहीं था, लेकिन सृजन का काम तो उनका भी था, अगर हम देखा हाँ, जाए तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। कहीं इस चीज को तो वो समझते ही थे। कहते हैं ना, आपने जैसे पहले भी बोला, वैसे भी कहा जाता है ना, हाँ, कविता लिखना या कोई भी कहानी लिखना या कुछ भी आलेख लिखना, एक तरह का कहते हैं कि वो काम होता है कि जिससे कि आप जो अंदर से सृजन कर रहे हैं वो निकल करके आ रहा है, एक तो वो खूबसूरती के साथ आप उस चीज को। जी। कविता के लिए कहा भी है कि कविता करना खेल नहीं है, पूछो हम हाँ फनकारों से, हम सब लोहा काट बिल्कुल। रहे हैं तलवारों से। हाँ तो बिल्कुल वो बात बिल्कुल, ये हाँ,
बट आज यही जाती है कि नहीं कि कहीं ना कहीं सर भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब किसी भी इमारत की खूबसूरती को बनाया जाता है, उसका सृजन किया जाता है, तो कितनी मेहनत उसमें लगती है, तब उसकी खूबसूरती हमारे सामने आती है। वही चीज जी, कविता के लिए कहते हैं ना, एक प्रसव पीड़ा से गुजरते हैं, तब जाकर के एक वो खूबसूरत कविता निकल करके आती है, और वो जुड़ी रहती है, हमारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं उससे, सबसे बड़ी बात ये होती है। जाना होता था, कवि सम्मेलनों में हाँ। बाहर जाना होता था, मंच संचालन के बाहर जाती थी। अब तो वो धीरे-धीरे वो दौर कम हो चला है, क्योंकि अब ज़िम्मेदारी से भी मैं फ्री हो गई हूँ और इतना मतलब ललक भी नहीं रहे कि हम पैसे के लिए भी जाएँ बाहर और इतना। तो हम्म। उस दौर में ऐसा था कि तो वो बच्चों को सँभालते थे। मेरी बेटियों ने दोनों ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की, टॉपर रहीं अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, जी। और दोनों इंजीनियर हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे जो दामाद मिले हैं, तो पुत्र सम मिले हैं, वो भी इंजीनियर हैं। और चारों का ही इस महीने जन्मदिन भी था। हम्म। तो एक क्या बात है। हाँ, और बेटियां खुशनसीबी से मतलब इसीलिए मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ ज्यादा बेटियों पर कि मेरी दो बेटियां हैं, बल्कि मैं इसलिए लिखती हूँ कि आस पास परिवेश में जिनका भी मुझे दुख दर्द नजर आता है, तो मैं उन बेटियों के हम्म। नाम ज्यादा लिखती हूँ, अपनी बेटियों के बनस्पत। जी। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपकी सारी चीजें हैं जो बेटियों को लेकर के, नारी के सशक्तिकरण को लेकर के, बहुत कुछ आपने इसमें लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रहा था जब मैं पढ़ती हूँ आपके इसमें, कि आप राजस्थानी भाषा को भी उसका वो जो दर्जा उसको मिलना चाहिए, उसके लिए भी आप संघर्ष करती हैं, उसमें भी आप साथ में जुड़ी हुई हैं। और कहते हैं ना कि कवि जब बात करता है अपनी कलम के साथ, जब वो शब्दों के साथ लिखता है, तो वो सीधे जाकर के व्यक्ति के असर कर जाती है। कहते हैं ना, जब आप बिल्कुल। कविता को सुनते हैं ना, तो वो संगीत के साथ साथ आपके रूह में उतर जाती है। और जब जो कोई चीज जब बिल्कुल। आपके रूह में उतरती है, तो वो असर छोड़ करके अपना जाती है। तो वो बिल्कुल। काम आप करती हैं, चाहे वो समस्या की बात को ले लें, चाहे बेटियों के दर्द की बात को ले लें, चाहे नारी के सशक्तिकरण की हम बात को ले लें। और फिर सबसे बड़ी बात, आपने एक बहुत अच्छी चीज जो विगत 14 वर्षों से जो नीमा मासिक पत्रिका आप निकाल, एक कहते हैं ना कि हर व्यक्ति लिखता है, कहीं ना कहीं कवि लेखक हर व्यक्ति के अंदर होता है, बट मंच नहीं मिल पाता। आपने तनीमा पत्रिका निकाल करके उसके साथ में और वो मंच भी प्रदान किया, तो एक बहुत अच्छा बिल्कुल। काम आपने ये भी किया, इस और साहित्यकारों को साथ में लेकर के। जी। इतने खत आते थे, और जो मैं संपादिका लिखती थी वो पढ़ करके कई लोग फोन किया करते थे। आप मानेंगे नहीं, मैं खुद अखबार को टाइप करती थी। शुरू में मैं अखबार को टाइपिंग करना नहीं जानती थी हिंदी में। मुझे सब लोगों ने डराया कि इस उम्र में आप टाइपिंग नहीं सीख सकते। लेकिन क्योंकि मेरा साहित्यिक अखबार था और उसमें एक बिंदी का भी महत्व था। मान लीजिए आप सही गजल बात। लिख रहे हैं, तो जय के नीचे बिंदी चाहिए, जय के नीचे भी हम्म। हमें नुक्ता चाहिए। तो बिल्कुल। वहां जब मैं जाती थी छपवाने के लिए, तो उन लोगों के पास वक्त नहीं होता था, क्योंकि आप जानते हैं प्रिंटिंग प्रेस पे 4-5 वर्कर्स रखते हैं टाइपिंग के लिए। तो अब वो कहीं किताबें छाप रहे हैं, कहीं दूसरे अखबार छाप रहे हैं, तो मेरा मैटर जो है मैं ले जाती थी और वापस घर लौट आती थी। तो कई बार जब अखबार नहीं छप पाता था, तो मैं झुठला के, मैं आप मानेंगी नहीं कि मैं रोने तक लग जाती थी। तो वो जो वहाँ की इंचार्ज थी प्रेस की, वो भी मैडम थी। तो वो एकदम से फिर कहती थी कि आज तो इनका अखबार निकालना जरूरी है। तो उन सब चीजों से लेकर के मैंने एकदम अखबार निकालना, मतलब खुद ने टाइप करना स्वीकार किया, और टाइप करके मैं भेजने लगी। सुना क्या? हेलो? डिस्कनेक्ट हो गया रेनू? राजा वो देना आपका। हेलो? हॉटस्पॉट चलाएंगे? हॉटस्पॉट आपका हो गया? अच्छा, ठीक है। जी मैम। हेलो। डिस्कनेक्ट इंटरनेट हुआ रेनू? प्रॉब्लम थी थोड़ी। मेरी वजह से? हाँ, आ आपकी गया वजह मैम, से, आ मेरी गया। वजह से? अच्छा, ओके। दोनों ही गायब हुए थे मैम। हाँ, दोनों तो ही। जी मैम। एक्चुअली। मैंने हाँ। जी। तो मैंने एकदम से फिर टाइपिंग सीखा, और उसमें मैं प्रूफ रीडिंग खुद करने लगी।
और आते आते तक अभी 5-6 सालों से मैं अखबार खुद टाइप करती हूँ, और एक दिन के लिए मुझे छपवाने के लिए वो उसका डिजाइनिंग वगैरह करवाना, उसके लिए जाती थी। और अखबार हालांकि मैं निकालती थी, मैं उसमें चयन करती थी, उसके बावजूद भी जब मैं तनिमा को हाथ में लेती थी, वो काफी दिन तो सामने टेबल पे ही रहता था, मासिक पत्र था, तो मैं उसको देखा करती थी, लोगों की रचनाएं को बार बार पढ़ती थी, जबकि उसका प्रूफ मैं देख रही हूँ, लिख मैं रही हूँ। तो एक तनिमा को देख करके मुझे बहुत प्यार आता था, और मुझे अभी बहुत दुख लगता है कि मैं वो अखबार और बंद हो चुका है। और अभी तो कुछ लोगों ने जिक्र भी किया है कि उसको हम इंटरनेट पे निकाल सकते हैं, तो वो भी मेरा चल रहा है। तो मैं अगर साहित्य हाँ, माला ई परिवार से पत्र, हाँ हाँ, ई पत्रकार के रूप में। हाँ, बोले मैडम हम निकाल देंगे बिल्कुल और आप बिल्कुल। मार्गदर्शन करिएगा, तो अनुभव मेरा काम आ सकता है उनको। जी। और तनिमा नहीं नाम नहीं, का मेरा बिल्कुल ब्लॉग भी, बिल्कुल। तनिमा नाम का मेरा हम्म ब्लॉग भी है। फिलहाल हम्म घरेलू कुछ व्यस्तताओं के चलते, और मेरा बाहर जाना हो गया, लॉकडाउन में मैं गुड़गांव फंस गई। मुझे हम्म, इस वर्ष मुझे दोहित्र भी प्राप्त हुआ, बहुत लंबे इंतजार के बाद, कनिष्क। जी तो जी। मैं हाँ, गुड़गांव में लॉकडाउन में फंसी उस वजह से, तो रूटीन पे मैं ब्लॉग को भी अभी अपडेट नहीं कर पाई हूँ। तो अब मैं धीरे धीरे करूंगी, और आने के बाद से लगातार एफबी लाइव के जो प्रोग्राम हैं उसमें मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि उसके जरिए रोजाना नए नए श्रोताओं से, नए नए दर्शकों से जुड़ाव होता है। और मुझे ये खुशी होती बिल्कुल है कि जो कुछ मैं लिख चुकी हूँ उसमें से कुछ अंश लोगों तक पहुंच रहा है। और एक कवि की यही इच्छा होती है कि उसकी कविता लोगों के दिलों तक पहुंचे, ये खास बिल्कुल तमन्ना होती बिल्कुल। है। कहते हैं ना कि जी, जिनके लिए हम लिख रहे हैं उन तक हमारी बात पहुंच जाए बस। और बिल्कुल ये बिल्कुल। फेसबुक लाइव और ये चीजें कैसी हैं कि हमारी बात को लोगों तक पहुंचा रही हैं, और हमें भी अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल, अच्छी हम लोग रचनाओं भी को हम लोग सुनते हैं। देखते हैं, बिल्कुल और अच्छे अच्छे लोगों से, जो लोग हमें आमंत्रित करते हैं वो भी निश्चित रूप से कोई बड़े कवि, कोई बड़े पदों पे रहते हैं, तो उन लोगों से बिल्कुल मुलाकात हो, एक अच्छा सिलसिला, और एक तरह से जो रिश्तों का काफिला भी बढ़ता है। और अगर अपने शौक के लोग, अपने टेस्ट के लोग मिलते हैं, तो एक निश्चित रूप से एक खजाने का सा अनुभव होता है कि आज हमारे बिल्कुल। साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल आपने सही ये बात कही है। अ, चलते चलते शकुंतला मैम, हम आपसे एक छोटी सी नस, क्योंकि मुझे पता है आपकी तबीयत सही नहीं है, मैं जानती हूँ इस चीज को, लेकिन कहते हैं ना कि और जब ये लगता है ना कि हमारे सामने कोई हो, तो जितना ज्यादा एक लालच बढ़ता चला जाता है, वो चीज आ जाती है। चलते चलते एक छोटी सी नस आप अच्छा, हम आपसे सुनना जरूर चाहेंगे। चलिए मैं सुनाती हूँ। जी। ये नज्म मेरी माँ के ऊपर है। हाँ, क्या बात। हाँ, दुनिया में जो सबसे बड़ा जो पहले शीर्षक था, सबसे छोटा वो राम था, और उसके बाद माँ हम्म शब्द कविता का शीर्षक बना, और इससे छोटा कोई शब्द नहीं हो सकता, और इससे बड़ा शब्द भी कोई शीर्षक नहीं हो सकता। तो माँ के सही नाम बात। में क्या क्या कर सकती हूँ, और कोई भी क्या क्या कर सकता है, उस बात को मैंने इस नज्म में कहा है। और शब्दों की जो क्या बात। कह सकती हूँ कि दीवान लिखा जा सकता है वहां पर, लेकिन मैंने कुछ बिल्कुल शब्दों में बांधा है। सुनिए। बिल्कुल। मैं चाहूँ माँ जमी और आसमां तेरे नाम पे कर दूं, चांद सूरज सितारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं। तू है माँ गुल गुले गुलजार, मैं की मेरी धड़कन, मैं सदियों की बहारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं। मैं सदियों की बहारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं। क्या कहती हूँ, मेरी आंखों की पुतली तू, मेरे लब की इबादत है, रहे कुर्बान मेहरबान तू, माँ तेरी ये इनायत है। मेरी नजरों के सब आंसू तेरी नजरों से बहते माँ, मेरी नजरों के सब आंसू तेरी नजरों से बहते माँ, सांस धड़कन मेरी माँ, जिंदगी तेरे नाम पे क्या कर बात दूं। है। धड़कन मेरी माँ,
जिंदगी तेरे नाम पे कर दूं, तू ख्वाबों की रंगोली माँ, मेरी किस्मत की बंधनवार, तू मेरा व्रत मेरा रोजा, माँ तू मेरे सारे त्योहार। माँ के बिना कुछ भी नहीं है दुनिया में। कुछ भी नहीं है। तू मेरा व्रत मेरा रोजा, माँ तू मेरे सारे त्योहार, तू रब के दूसरी सूरत, नूर तेरा गजब का माँ, ये मंदिर मस्जिदें गिरजे, माँ तेरे नाम पे कर दूं, ये मंदिर मस्जिदें गिरजे, माँ तेरे नाम पे कर दूं। और कहती हूँ, माँ अपनी नजर फेर ले तो हमें लगता है कि क्या जुल्म हो गया, और माँ अगर हमारे ऊपर नजरें कर दे तो लगता है प्रसाद जैसी भावना आती है। बिल्कुल। तबरुक मतलब प्रसाद होता है। तेरी नजरें तबरुक माँ, तेरी बोली दुआओं सी, तेरे कदमों में माँ जन्नत, हथेली रब के सायों सी, तेरे आगोश में हरदम पिघलते मेरे रंजो गम, मेरी दौलत मेरी दुनिया, माँ तेरे नाम पे कर दूं, मेरी मंजिल की तू दहलीज, भरोसों का झरोखा तू, हौसलों की मेरी खिड़की, तमन्नाओं का झोंका तू, दरो दीवार दरवाजा, मेरा घर तू मेरा जीना, माँ मेरे रात दिन चारों पहर तेरे नाम पे कर क्या बात है। दूं। और अंत में कहती हूँ, सुकून और चैन देती है तेरे दामन की माँ सोहबत, मेरी हसरत तेरी खिदमत, सिर्फ लिखूं तेरी रहमत, हर्फ मेरा लफ्ज मेरा बोल मेरा तुम है सिर्फ, मेरे नगमे गजल सब शायरी तेरे नाम पे कर दूं, मेरे नगमे गजल सब शायरी तेरे नाम पे कर दूं, मैं चाहूं माँ जमी और आसमां तेरे नाम पे कर दूं। बहुत क्या बहुत बात शुक्रिया। है, क्या बात है, क्या बात। वैसे भी कहा जाता है ना कि माँ शब्द में तो पूरा संसार समाया हुआ है। कहते हैं ना कि किसी ने पूछा क्या माँ के कर्ज को चुकाया जा सकता है, मैंने कहा हाँ, चुकाया जा सकता है अगर बारिश की बूंदों को गिना जा सकता है। तो माँ वाह वाह। तो कहते हैं ना कि पूरे समुद्र को अगर स्याही बना दिया जाए और पूरे जितने भी हम बिल्कुल। अच्छा आज का हमारा सेशन रहा जिसमें आप हमारे साथ जुड़े और आप इतनी अच्छी हमने आपसे गीत सुने, आपसे राजस्थानी भाषा में भी सुने, हिंदी भाषा में भी सुने, और आपका जो सफर रहा वो वास्तव में लोगों के लिए इस चीज के लिए चैलेंज है कि कहते हैं ना कि हमें ये चीज नहीं मिली या हमने ये चीज नहीं पाया, उस चीज को लेकर के हम लोग बैठे रह जाते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से ड्राइंग में इंटरेस्ट था लेकिन बचपन में वो आपसे पीछे छूट गया, पर आपने उसको दूसरी तरीके से पूरा किया। फिर जो एक बीज था पत्रकारिता का एक अंदर था, वो उस बीज को दबने नहीं दिया बल्कि बाद में उसको खुद की पत्रिका निकाली और उसको आगे प्रफुल्लित किया। शब्दों को, भावनाओं को जो अंदर थी, एक बार आपकी गीत को मना कर दिया गया लेकिन आपने हार नहीं मानी, नहीं मेरे अंदर ये चीज है, मैं कर सकती हूँ, उस चीज को लेकर के आप आगे गए। तो ये वास्तव में एक सीखने की चीज है कि हम लोग जरा जरा सी बातों को लेकर के हताश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। नहीं, कहते हैं ना हार के बाद ही जिंदगी शुरू होती है। आपने वास्तव में वही चीज यहाँ पर आई। गीतकार आप, कवित्री आप हैं, गाती आप बहुत अच्छा है, जिसे कहना चाहिए संपादक आप हैं, पर प्रकाशन आपने किया, आपकी कैसेट आ चुकी है, आपकी राजस्थानी भाषा को लेकर के भी आप संघर्ष कर रही हैं, उसमें भी आप शामिल हैं। बहुत ही खूबसूरत एक माँ है आप, आपके तो दो बेटे जिनको आपने इतनी अच्छी परवरिश। रेनू, जी एक जी। राजस्थानी फिल्म जो मारा लाल में मैंने काम किया, उसमें मेरा एक हाँ गीत भी हुआ। देवा पिक्चर में मेरा नस नस में रम गए और दिलदार साहिब वो गीत आया, और उसके जी। साथ इटालियन फिल्म में भी मैंने काम किया था। तो कॉलेज क्या टाइम से बात ही है। मुझे नाटक का बड़ा शौक था, तो मुझे बेस्ट इन ड्रामेटिक्स अवार्ड्स काफी कॉलेज से मिले। और मतलब सब समझ लीजिए कि ये कलम का ही कुछ
खेल है, जो कुछ भी है, तो कलम और वाणी और माँ शारदे की कृपा के बिना मैं बारंबार इसी बात को अपने मन को तसल्ली देती हूँ कि माँ का थोड़ा बूंद भर भी मुझे आशीर्वाद मिला है और मैं सबके लिए उन चीज़ों को आगे लेके जाऊं, समाज के लिए कुछ लिख सकूं, समाज के लिए कुछ, क्योंकि ये होना चाहिए कि जहाँ भी हम खड़े हैं वहां से हम कुछ बेहतर कर सकें दूसरों के लिए, बिल्कुल। तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। मेरा यही सही मकसद है कि अगर मुझे लिखने का थोड़ा सा मेरा शौक भी है, वो मेरा पैशन भी है, वो मेरा फर्ज भी है, वो जिम्मेदारी भी है, मैं उसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इसी बात पे मैंने दो पंक्तियां जो कही है वो कहती थी, विदा लेती हूँ कि जिंदगी का ये समंदर खिलखिलाता ही रहे, हौसलों का ऐ समंदर खिलखिलाता ही रहे, खिलखिलाता ही रहे। और मैं आपके जीवन के लिए बहुत सुमंगल कामनाएं करती हूँ, क्योंकि आप मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो, लेकिन मैं अक्सर जब भी आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी प्रतिछवि कहीं से रेणु में है। मतलब तुम्हारे कार्यक्रम देखती हूँ, तुम्हारा लिखना देखती हूँ, तो मुझे नहीं, बहुत इस चीज से मुझे बहुत अच्छा लगता है, तसल्ली होती है कि माँ शारदे की कृपा आप पे भी बनी रहे और आप इसी बिल्कुल। तरह आगे बढ़ते रहें। आपके शो में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और नहीं, जो हम आपका, जी, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, कि उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे आज यहाँ सुनने के लिए पधारे हैं। बहुत बहुत बिल्कुल। हम मैम आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी की तरफ से कि आप आए यहाँ पर, इतनी अच्छी बातें हमें आपने यहाँ पर बताई, इतने अच्छे सुंदर सुंदर गीत हमें सुनाए आपने, और राजस्थानी भाषा की भी आपने बात की, बहुत सारी चीजें हमने आपसे सीखी हैं और सभी लोग आपसे सीख रहे हैं, इसके लिए हम, और सबसे बड़ी बात ये कहेंगे आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए और आपकी सुंदर सुंदर गीत हम लोग इसी तरीके से सुनते रहे। बिल्कुल। और सभी आपको यहाँ पर थैंक्स भी कह रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ आज डॉक्टर शकुंतला सरूपुरिया जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत राजस्थानी भाषा में और हिंदी भाषा में इतने अच्छे से गीत हम तक सुनाए हमें, और बताया कि वास्तव में जो कवि होता है उसका फर्ज होता है कि समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमारे सामने लेकर के आना, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब कवि कविता के रूप में समस्या हमारे सामने लेकर के आता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर तक समा जाती है, हमारे रूह तक समा जाती है, और हमें उस समस्या को देखने का नजरिया हमारा बदल जाता है। कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कविता को जब हम सुनते हैं उस मुद्दे को लेकर के, तो हमारा नजरिया वापस से दूसरा चेंज बदल जाता है। तो कवि जो होता है वो इस चीज को रखता है कि हम किस तरीके से अपनी बात को दूसरे नजरिए से भी हम देख सकते हैं। तो ये काम बखूबी से जो आशा कुतला जी ने हमें बताया। और एक और बात, हम कभी ये नहीं कहें कि हमारे पास वक्त नहीं है या हमें ये नहीं मिला। कहते हैं ना कि 24 घंटे हर व्यक्ति के पास होते हैं, और उन्हीं 24 घंटे में कुछ लोग वक्त की कमी का रोना रोते रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे शकुंतला जी जैसे लोग होते हैं जो कि इतिहास बना देते हैं। तो वो चीज होती है, हमें ये चीज हमें सीखने की हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लिए इतना ही। कोरोना का समय चल रहा है, अपने घरों में रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, खुद स्वस्थ रह करके अपनों का बचाव कीजिएगा। और फिर हम आपसे परसों यानी कि शनिवार को एक बहुत ही बेहतरीन हमारे साथ कलाकार होंगे, मेहमान होंगे, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं आप सभी से। शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, शुभ रात्रि मैम। शुभ शुभ